हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का। फ्रेंड्स, ये आपका 3rd पेपर है विज्ञान। ठीक है, आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान जो है आपका, इसका एग्जाम आपका 12 जनवरी को है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। मैं आपके सबके रिवीजन के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। तो देखिए, जो विज्ञान का क्वेश्चन है ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और ये आपका 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, इसमें टाइम कम रहता है, बच्चे लोग पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से करिएगा। तो आज हम आपको जिसमें कराने वाले हैं 2022 का अनसॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ 4th सेमेस्टर का है विज्ञान। ठीक है, वर्ष 2020 का हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, 2020 का ये हल प्रश्न पत्र है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता कौन सा होता है? हरे पौधे, चूहा, सांप, बाज। तो फ्रेंड्स, तृतीय उपभोक्ता पूछ रहा है, तो तृतीय उपभोक्ता जो होता है बाज होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, हरे पेड़ पौधे होते हैं, फिर उनको कौन खाता है? चूहे वगैरह खाते हैं, फिर उनको सांप खाता है, सांप को बाज खाते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्पादक हो गया, ये फर्स्ट उपभोक्ता, ये सेकंड उपभोक्ता, ये थर्ड उपभोक्ता। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है उपधातु है। उपधातु क्या है फ्रेंड्स? लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। क्या है उपधातु? आप लोग बताइए, जिसको पता हो कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो उपधातु है ये आर्सेनिक है, बाकी ये सभी क्या है? लोहा, सोना, ग्रेफाइट, ये सभी क्या है? धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है उपार्जिता लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, किसी को पता है? तो जो ये उपार्जिता लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है, संबंधित है किससे? डार्विन से, ह्यूगो डिब्रिज से, या फिर जीन बेप्टिस्ट लेमार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा फ्रेंड्स ऑप्शन करेक्ट रहेगा, किसी को पता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जीन बेप्टिस्ट लेमार्क है। ठीक है, आपका मैं यहाँ सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग फटाफट से सभी लोग रेडी हो जाइए। आप लोग भी बिल्कुल भी थकना नहीं है, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, आज मैं 11 जनवरी को आपका वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए नोबेल गैस क्या है। नोबेल गैस का उदाहरण तो देखिए हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रेडान। तो कौन सा है फ्रेंड्स नोबेल गैस का उदाहरण क्या है? तो ये है रेडान। ठीक है, क्या है नोबेल गैस का उदाहरण? ये रेडान है। नेक्स्ट है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कैसे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या फिर जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसका विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 1 नंबर के आते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें आप लोगों को लिखना होता है। और ये जो आपके ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, ये भी 1 नंबर का है, वो भी 1 नंबर का है। ऑप्शनल जो आपके आते हैं वो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये आपके 6 नंबर के आते हैं, 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में आपका, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो देखिए जो एड्स होता है HIV के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसके कारण होता है एड्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो देखिए संकटाकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक तुरंत दी जाने वाली जो उपचार होता है उसे ही प्राथमिक उपचार कहा जाता है। मतलब डॉक्टर के आने से पहले जो भी जिस मरीज की जो स्थिति हो उसमें जो भी मतलब घरेलू उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे लेड को गैलेन PSB से, कॉपर पायराइड को CuFeS2 से, और कॉपर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार के जो गैलेना होता है कॉपर पायराइड क्रमशः लेड हो गया, वह कॉपर के अयस्क हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क जिन धातु से किसी धातु की प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी प्राप्त किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? खनिज को विशिष्ट धातु यानी अयस्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पूछे, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजीली है। रुधिर कणिकाएं जो है रक्त का लगभग 40% भाग जो इनमें बनता है, लेकिन यह कितने प्रकार के? 3 प्रकार की होती हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, पहला लाल श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और फर्स्ट होता है लाल रक्त कणिकाएं, सेकंड होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और थर्ड होता है रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या होती है? देखिए मनुष्य में जो लाल रक्त कणिकाएं गोल तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से क्या होती है? पिचकी उभयवतल होती हैं। पुरुषों में 1 घन मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या जो होती है 5.5 मतलब 5.5 लाख, तथा स्त्रियों में कितनी होती है? 4.5 लाख से 5 लाख होती है। ठीक है, अगर आपको क्वांटिटी पूछ ली जाएगी तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 5.5 लाख जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं
पुरुषों में 5.5 लाख होती हैं और स्त्रियों में 4.5 लाख से 5 लाख होती हैं, ठीक है। अवयव समस्त रक्त कणिकाओं का 90% होती है, ठीक है। प्रत्येक लाल रक्त कणिका जो होती है प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती हैं और केंद्रक विहीन होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के लवण, विकार तथा विटामिन होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंगा युक्त प्रोटीन होती है और लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो अधिकतम 127 दिन का होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, भ्रूण में आरबीसी, यकृत तथा प्लीहा में बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक सभी को समझ में आया। लाल रक्त कणिका कितने प्रकार की होती हैं, आपका इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में। इतना मैंने आपको कॉमन जानकारी दी थी, इतना आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट है समजात अंग किसे कहते हैं, एंड नेक्स्ट है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं, ठीक है, और मनुष्य के जो हाथ होते हैं वस्तुओं को पकड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो देखिए उत्तर जो है I इज इक्वल टू कितना होता है, Q/T होता है। तो Q का मान कितना दिया गया है, I/T हो गया। देखिए यही आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर Q का हमको मान ज्ञात करना है तो Q इज इक्वल टू I/T हो जाएगा। Q को अगर इधर लाएंगे तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए I की जो क्वांटिटी दी गई 5 दी गई है और यहाँ पे क्या बताया गया है, जो 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है और आवेश की मात्रा का गणना करना। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 सेकंड हो गया। अगर घंटे को मिनट में अगर चेंज करना तो 60 से गुणा करेंगे ना फ्रेंड्स, तभी तो यहाँ पे 3600 सेकंड आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, I इज इक्वल टू Q/T है और Q इज इक्वल टू क्या होगा, I/T। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 5 × 36 हो गया और फिर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है वात्या भट्टी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ब्लास्ट भट्टी। जो वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ वात्या भट्टी की बात करेंगे। तो देखिए वात्या भट्टी जो है, फ्लास्ट बर्नर जो है, इस भट्टी को वाल्या भट्टी इस कारण कहते हैं क्योंकि उच्च ताप प्राप्त करने के लिए इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। फिर यह भट्टी क्या होती है, स्टील की बनी होती है। यह भट्टी किसकी बनी होती है, जो वाल्या भट्टी होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये स्टील की बनी होती है। और इसकी इस ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 50 से 60 मीटर तथा अधिकतम इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 14 मीटर हो सकती है। और इसके अंदर की जो अग्नि सह ईंटें लगी होती हैं वो भट्टी के मुख पर धान को अंदर भेजने की व्यवस्था होती है। इस भाग को हापर कहते हैं, जिसमें क्या होती है, कप तथा कोन लगे होते हैं। भट्टी के निचले भाग में ट्विटर की व्यवस्था होती है, जिनकी सहायता से क्या होता है, गर्म वायु लगभग 600 डिग्री सेल्सियस की धारा भट्टी में प्रवाहित की जाती है। इस भट्टी में ताप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर बढ़ता है और सबसे ऊपर खंड में इसका क्या होता है, ताप 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे नीचे के खंड में इसका तापमान कितना हो जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। इसकी ऊंचाई आप लोगों को पता चल गई 50 से 60 मीटर। आप लोग एक लाइन 2 लाइन बना कैसे लिखते हैं मुझे पता है। और इस भट्टी का मतलब फ्रेंड्स क्या, मैंने जो उसका उच्च ताप प्राप्त करने के लिए क्या होगा, इसमें वायु की जो तेज धारा प्रवाहित की जाती है और उसकी चौड़ाई 14 मीटर होती है, ऊंचाई 50 से 60 मीटर होती है और इसके अंदर क्या होता है, अग्नि सह ईंटें लगी होती हैं, ठीक है। ये सब इसका मेन पॉइंट, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। जो भट्टी के मुख पर क्या होता है, धान को अंदर भेजने की व्यवस्था होती है और इस भाग को हापर कहा जाता है। इतना आप लोग कर लेंगे, आई होप आप सभी लोग कर लेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम कितना अच्छा गया और इसमें से कितना क्वेश्चन फंसा, ठीक है। नेक्स्ट है डार्विनवाद को समझाइए। तो देखिए डार्विनवाद की अगर हम बात करें तो डार्विनवाद को जो दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था और इसको कब प्रतिपादन किया था उन्होंने, 1809 से 1882 ईस्वी में, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, जो चार्ल्स डार्विन है 1809 से 1882 एक अंग्रेजी जीव वैज्ञानिक हैं। एक अंग्रेजी जीव वैज्ञानिक थे, कौन, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने समुद्री यात्राओं द्वारा विभिन्न देश तथा द्वीपों के जीवों का अध्ययन किया है और जीवों के विकास के संबंध में अपने सिद्धांत का प्राकृतिक वर्णन द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन का पूरा आंसर है फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आपके मैंडलीफ की आवर्त सारणी है, ये पक्का आपका 1-2 मार्क्स का जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा और पक्का से इसको आप लोग रट के जाइएगा, ठीक है। तो देखिए जो मैंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ एवं दोष का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो जो अगर हम पहले बात करेंगे मैंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, तत्वों का अध्ययन करना,
और नए तत्वों की खोज करना। ठीक है, पहला क्या है, तत्वों का अध्ययन करना, इनका लाभ है। दूसरा इन्होंने क्या किया, नए तत्वों की खोज की। और तीसरा क्या है, परमाणु द्रव्यमान का आकलन किया इन्होंने। और चौथा है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में संशोधन किया। नेक्स्ट है मेंडलीफ आधुनिक आवर्त सारणी के दोष बताइए। तो देखिए जो मेंडलीफ ने जो मेंडलीफ और आवर्त सारणी के दोष, देखिए इसमें दोष क्या क्या है। तो पहला दोष था समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा इन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा नंबर असमान गुणों वाले तत्वों को क्या किया उन्होंने, एक साथ रख दिया। फिर क्या किया इनका, और दूसरा दोष क्या है, तीसरा दोष फ्रेंड्स, तीसरा दोष है हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने चेंज कर दिया था। फिर क्या है, एक जैसी धातुओं को विभिन्न वर्गों में रखा। फिर इनका पांचवा दोष था दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान चेंज करना। और छठवा था वर्ग में संयोजक प्रदर्शित नहीं करता था। ठीक है, तो ये इनके दोष हो गए। और इनके लाभ क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लाभ एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ, तुलना करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, लाभ इन्होंने क्या क्या है इनके, तो तत्वों का अध्ययन करना इन्होंने किया, नए तत्वों की खोज की, परमाणु द्रव्यमान का आकलन किया और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में संशोधन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे परिस्थिति तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए जो खाद्य जाल है, जीवमंडल के बाह्य विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। एक ही भूभाग में भी एक से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं सक्रिय हो सकती हैं। ठीक है, सक्रिय हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे एक घास स्थल में नामांकित 3 प्रकार का खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। जैसे देखिए घास वगैरह, हरे पेड़ पौधे, जो ये सब आपके हो गए, सब तो उत्पादक हो गए। और इन सभी को कौन खाता है, टिड्डा खाएंगे, चूहे खाएंगे, खरगोश खाएंगे, मनुष्य भी खाएंगे। ठीक है, मनुष्य भी घास जो होती है, घास से फिर हम लोग क्या खाते हैं, अनाज ही खाते हैं ना। तो किससे प्राप्त होता है, हम लोग को घास से, हरे पेड़ पौधे से, घास से ही प्राप्त होता है ना। और नेक्स्ट क्या है, जैसे टिड्डे, चूहे, खरगोश, भेड़, हिरन, ये सब क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता क्या आ गए, जो मतलब इन सबको खाएं, टिड्डा, चूहे, खरगोश, भेड़, इन सबको जो खाए वो क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे गिरगिटान क्या खाता है, गिरगिटान और छिपकली टिड्डा को खा जाएंगे। और बिल्ली सांप किसको खाएंगे, चूहे को खाएंगे। और भेड़िया किसको खाएगा, खरगोश को, भेड़ को, हिरन को, इन सबको खाएगा। तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब जो इन सबको खाए द्वितीय उपभोक्ता को, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता में क्या आएंगे, जैसे गिरगिटान, छिपकली जो हो गए वो बाज को खाएंगे। बाज मतलब खाएंगे गिरगिटान और छिपकली को, बिल्ली, सांप को, इन सबको कौन खाएगा, बाज खाएंगे, शेर खाएंगे, चीता खाएंगे। ठीक है, अब इन लोगों को खाने के लिए कौन आएगा, इन लोग तो अपघटनकर्ता में डिकम्पोजर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 16वां नंबर सवाल दिया गया है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल किसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रतिरोध दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है। जैसे ए दिया गया है, एक यहाँ पे दिया ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 5 ओम, यहाँ पे बी, मतलब एक धारा से विद्युत धारा प्रवाह होते हुए यहाँ पे जाके मिलती है। तो देखिए 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r1, r2, r3 ऐसे होता है ना इसका फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूला में फिर इसको रखा गया है फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे दिया गया है ना, लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है 1/1, 1/r होता है, इज इक्वल टू 1/r1। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूला में रख के इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 12 का इसमें गुणा करेंगे 6 आएगा। तो 6 का यहाँ से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा ना, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। इन सबको प्लस की 13/12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ओम हो गया। फिर उत्तर क्या आया, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो फिर अतः हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 1/r इज इक्वल टू 13/12 आ गया था आंसर। तो r इज इक्वल टू 13/12 है। तो श्रेणी क्रम में अगर r1, r2, r3 में रखेंगे तब देखिए क्या आता है इसका आंसर। इस प्रकार से रखने में देखिए 1 प्लस 12/13 प्लस 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 13/90। तो इसको भाग देंगे तो 6.9 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है, ये आपका 2022 का, ये पूरा सॉल्व करा रहे हैं। WBC एवं प्लेट लिस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अस्थिभंग क्या होती है, अस्थिभंग के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट देखिए अस्थिभंग के प्रकार क्या क्या हैं, विषम अस्थिभंग है, विषम अस्थिभंग है और सरल अस्थिभंग। सरल अस्थिभंग फ्रेंड्स देखिए जो केवल हड्डी का टूटना या चटक जाना। विषम अस्थिभंग उसे कहते हैं जब हड्डी टूटने के साथ साथ घाव होने के कारण क्या होता है, त्वचा तथा ऊतकों की हानि हुई हो। नेक्स्ट होता है बहुखंड अस्थिभंग, कच्ची अस्थिभंग और जटिल अस्थिभंग। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, इतना आप लोग कर लीजिएगा। और नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए आप लोग।
और इसका और भी नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर डाल देती हूँ। आप लोग जा करके अच्छे से आप लोग देख के अपनी तैयारी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का कितना अच्छा एग्जाम गया। ठीक है।